नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और नॉलेज सीरीज के अंतर्गत आज क्लास नंबर 14 पर हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद टॉपिक से रिलेटेड 15 बेहतरीन सवाल, उनके बेहतरीन जवाब, बहुत सारी व्याख्या। क्लास पूरी देखनी है, बहुत ज़्यादा काम की होगी ये क्लास। तो शुरू कर लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, क्लास नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 196 है, संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के अपवाद के रूप में राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। उन्मुक्तियां को हम इम्यूनिटीज बोलते हैं इंग्लिश में, किसी के लिए अपवाद भी बोल सकते हैं, छूट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और आर्टिकल 14 जो है हम जानते हैं विधि के समक्ष समानता की बात करता है ना, एक फंडामेंटल राइट है विधि के समक्ष समता की। और इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि भारत में जो प्रत्येक व्यक्ति है जो भारत के राज्य क्षेत्र में रहता है वो विधि के समक्ष समान होगा, ठीक है ना। यानी कि एक ही जो कानून है वो सब पर लागू होगा, समान तरीके से लागू होगा। दो बातें मैं बोल रहा हूँ, एक ही कानून होगा सभी के लिए और सभी पर समान तरीके से लागू होगा। लेकिन उसके बावजूद हमने ये बात की थी फंडामेंटल राइट्स में पहले भी, और कई बार मैं करता हूँ ये बात, कि जो समानता का नियम है वो आंख बंद करके आंख मूंद कर लागू नहीं किया जा सकता है। व्यक्तियों में कुछ विशेष संरक्षण की व्यवस्थाएं की जाती हैं, उसके कुछ कारण होते हैं। आर्टिकल 14 में इसकी हम व्याख्या करते हैं कई बार। आर्टिकल 14 का वैसे ही मैंने एक अलग से वीडियो यूट्यूब पे भी डाल रखा है, एप्लीकेशन के कोर्सेज में भी इस पे बात कर रखी है। तो वो कुछ अपवाद रखे जाते हैं, जैसे सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो राजनयिक हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको दी जाने वाली विशेष सुविधाएं हैं। उसी प्रकार राष्ट्रपति और राज्यपालों के संबंध में है ना, राष्ट्रपति को भी दिए गए हैं ये जो छूट है, उन्मुक्तियां, और राज्यपालों को भी दी गई हैं। और ये जो है बेसिकली विभिन्न प्रकार की जो कार्रवाइयाँ होती है आपराधिक मामलों में और दीवानी मामलों में, उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 361 इसका टाइटल ही है, भाग 19 में आता है। भाग 19 जो है वो शुरू ही आर्टिकल 361 से उसको शुरू माना जाता है, ठीक है। तो 361 यहाँ पर आ जाता है, और इसके अंतर्गत लिखा गया है राष्ट्रपति और राज्यपालों, पहले राष्ट्र प्रमुख बोलते थे राज्यपाल को, 7वें संविधान संशोधन से राज्यपाल डेजिग्नेशन हुआ, तो वहाँ लिखा गया टाइटल राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्र प्रमुखों को संरक्षण, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? आर्टिकल 361 जो है, ठीक है, वो आर्टिकल इससे संबंधित है। तो बी आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 197 है, आपातकाल की उद्घोषणा करने के संबंध में राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के उपचार को निलंबित करने की शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद का विषय है? देखिए क्या है कि जो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, ठीक है, आर्टिकल 352 जो है वो आपातकाल की प्रक्रिया बताता है ना, प्रक्रिया आपातकाल की, कि आपातकाल लगेगा कैसे, आपातकाल हटाया कैसे जा सकेगा, आधार क्या होंगे, ठीक है। 352 उसकी प्रक्रिया है। और 353, 354 जो है वो संघ राज्य संबंधों पर प्रभाव की बात करता है, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, संघ राज्य संबंध पर प्रभावों की ये बात करता है ना, याद रखेंगे अच्छे से, संघ राज्य संबंध कैसे प्रभावित होंगे, क्योंकि आपातकाल में संवैधानिक जो ढांचा है संघात्मक के स्थान पर एकात्मक हो जाता है। तो 353 में विधायी और प्रशासनिक संबंध में बदलाव होगा, 354 में वित्तीय संबंधों में बदलाव होगा। और जो 358 और 359 है ये मूल अधिकारों से रिलेटेड हो जाएंगे, मूल अधिकारों पर प्रभाव होगा, ठीक है, क्योंकि आपातकाल कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत लागू होगा। तो मूल अधिकारों पर जो प्रभाव है वो 358 और 359 में है। 358 का जो प्रभाव है वो आर्टिकल 19 में दी गई नागरिक स्वतंत्रताओं पर लागू होगा, है ना, अनुच्छेद 19 पर ये लागू हो जाएगा। और जो आर्टिकल 359 है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति अपने आदेश में घोषणा करेंगे अनुच्छेद 359 के माध्यम से कि निम्न मूल अधिकारों के संबंध में न्यायालय से संरक्षण पाने का जो अधिकार है, यानी आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो निलंबित किया जाता है इस अवधि के दौरान के लिए। ध्यान रखिए, हालांकि 44वें संविधान संशोधन से ये प्रावधान जोड़ा गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो हैं वो आपातकाल की परिस्थिति में भी उनका उपचार जो है निलंबित नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, 358, 359 जो है उसके प्रभाव है, 356 राष्ट्रीय शासन है। तो शब्दावली देखिए, आपातकाल की उद्घोषणा करने के संबंध में राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के उपचार को निलंबित करने, स्थगित करने की शक्ति जो है निम्न में से किस अनुच्छेद का विषय है? तो आर्टिकल 359 हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आंसर जो है इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 198 है, और कथन है, कथन कारण का, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी यह राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है? नहीं, आर्टिकल 124 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या
सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 7 न्यायाधीश होंगे, ठीक है, ये 124 में लिखा गया। लेकिन कहा गया उसमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को होगी और संसदीय कानून के माध्यम से ये शक्ति रखी गई है ना, संसदीय कानून। और संसद ने इसके लिए 1956 में कानून बना लिया था, समय समय पर उसी कानून में संशोधन किया जाता है, ठीक है ना। तो संसदीय कानून के द्वारा ये कार्य होता है। तो ये कथन जो है वो गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल ठीक है। 1982 एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ और 98 का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, उसके माध्यम से जो 3 जजेस केसेस हैं उसके माध्यम से कॉलेजियम की प्रणाली डेवलप हुई है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलेजियम का कोई संदर्भ शाब्दिक रूप से नहीं दिया गया था, लेकिन वो विकसित हुआ है इस न्यायिक विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप। और कॉलेजियम जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, उनसे कॉलेजियम का जो है एक निर्माण होता है। और कॉलेजियम की जो सिफारिशें हैं उसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण है वो जो है कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। तो कथन गलत, परंतु यहां कारण जो है वो सही है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये भी जो है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत ही आता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति। हालांकि कॉलेजियम शाब्दिक रूप से वहां नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 है संसदीय प्रणाली का सामूहिक उत्तरदायित्व, है ना। सामूहिक उत्तरदायित्व जो है अनुच्छेद 75 सेक्शन 3 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 75 सेक्शन 3 के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि मंत्रिमंडल रूपी मेहराब में वह मुख्य पत्थर के समान है। संविधान सभा में निम्न में से कथन किसके द्वारा कहा गया। मैं देखिए बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको करवा रहा हूं, आगामी एग्जाम में पूरी संभावना इनमें से क्वेश्चन आने की। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट है, संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, क्योंकि जब कार्यपालिका के प्रावधानों पर विचार विमर्श चल रहा था तब उन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया था कि जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें प्रधानमंत्री को इतनी महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं वो किस प्रकार से दी गई हैं। हालांकि सामूहिक उत्तरदायित्व कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 75 सेक्शन 3 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी कहा गया है, लेकिन उस उत्तरदायित्व को किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा उसमें बहुत अच्छा संबोधन उनके द्वारा दिया गया। तो भीमराव अंबेडकर जी का ये सेंटेंस है और संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें संविधान सभा में ये आंसर जो है यहाँ बी आ जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर क्वेश्चन नंबर 200 है, कथन है मंत्रियों को पद धारण करने से पहले प्रधानमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण कराए जाने का प्रावधान है। तो ये भी यहाँ गलत हो जाता है क्योंकि आर्टिकल 75 जो है वो मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में है बेसिकली। तो आर्टिकल 75 सेक्शन 4 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा और तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है, ठीक है। तीसरी अनुसूची 3rd शेड्यूल जो है वो शपथ से रिलेटेड है। और शपथ जो है मंत्रियों की 2 प्रकार की है, पद की और गोपनीयता की, है ना। पद की और गोपनीयता, ऑफिसेस और सीक्रेसी, ठीक है। तो पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो कथन तो गलत हो गया। कारण है प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया कि प्रधानमंत्री संसद के किस सदन का सदस्य होगा। बस चूंकि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री हैं, समकक्षों में प्रथम है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है कि मंत्री जो है वो संसद का सदस्य होना चाहिए। यदि संसद का सदस्य नहीं है और फिर मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है और उसके पश्चात यदि वो संसद का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। संसद के किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। अतीत में जो है राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बने हैं। हालांकि ये माना जाता है कि साधारणतः लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता है वो प्रधानमंत्री बनता है। संसदीय लोकतंत्र है, प्रतिनिधिमूलक और सहभागी लोकतंत्र है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन प्रधानमंत्री के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के संबंध में ये व्यवस्था रखता है कि शाब्दिक रूप से कहीं नहीं लिखा गया कि वो लोकसभा का सदस्य हो कि राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है। तो कथन गलत परंतु कारण सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। 201 है, संविधान में मंत्रिपरिषद का वर्गीकरण नहीं दिया गया है ना। देखिए मंत्रिपरिषद का वर्गीकरण किसको बोलते हैं हम लोग, कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल बोल देते हैं, ठीक है ना। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारी पढ़ाई कीजिए अच्छे से, नंबर आएंगे, सिलेक्शन होगा, नौकरी लगेगी, ठीक है, पढ़ना होगा। कैबिनेट या मंत्रिमंडल, फिर राज्य मंत्री होते हैं जो कि स्वतंत्र प्रभार के भी होते हैं, ठीक है, और सहायक मंत्री भी होते हैं और उप मंत्री होते हैं ना। तो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो मंत्रिपरिषद का वर्गीकरण किया नहीं गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो बेसिकली वर्ड मंत्रिपरिषद दिया गया है। मंत्रिमंडल शब्द भी बहुत बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आर्टिकल 352 खंड 3 में जोड़ा गया। राज्य मंत्री और उप मंत्री कॉन्स्टिट्यूशन में शाब्दिक रूप से दिए ही नहीं गए हैं ना, याद रखिएगा। लेकिन उसके बावजूद उनका वर्गीकरण एक वास्तविक स्थिति है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस वर्गीकरण के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, तो आर्टिकल 77 है, जहां
खंड 3 में ये व्यवस्था मिलती है, 77 का खंड 3, वो लिखा गया है कि वहां की राष्ट्रपति जो है इस कार्य को, कौन सा कार्य, भारत सरकार के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। आर्टिकल 77 है, भारत सरकार की समस्त जो कार्यपालिका कार्यवाही है उसका संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया हुआ कहा जाएगा। तो वहां आर्टिकल 77 सेक्शन 3 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के नियम बनाएगा। अलोकेशन ऑफ रूल्स है ना, आवंटन के नियम, आवंटन के नियम, ये भी कई बार ऐसा कैसा लाइन पूछ लेते हैं, आवंटन के नियम, रूल्स फॉर दी अलोकेशन। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद 202 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को संघ के रक्षा बलों को समादेश देने की जो शक्ति है वो संविधान के किस अनुच्छेद का विषय है? आर्टिकल 53 सेक्शन 2 में आ जाता है ये, आर्टिकल 53 सेक्शन 2, जिसमें संघ के रक्षा बलों को सर्वोच्च समादेश, समादेश होता है कमांड है ना, आदेश देना, ठीक है, कमांड बोलते हैं इसको, संघ के रक्षा बलों को सर्वोच्च समादेश देने की जो शक्ति है, कमांड निर्देशित करने की शक्ति, वो संविधान के अनुच्छेद 53 में और राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 203 है, 91वें संविधान संशोधन 2003 से संघ की मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित करते हुए लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल जो 75 है, जब हम उसको पढ़ते हैं, जहां मंत्रिपरिषद की संरचना की बात है, वहां मूल रूप से लिखा गया कि भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उसकी सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। फिर 75 में सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, क्योंकि 75(1) में तो लिखा गया था मंत्रिपरिषद संरचना के लिए, तो 75(1A) जो है वो 91वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, जहां ये संख्या 15% रखी गई है। ठीक है ना, ये अनुच्छेद जो है मैं लिख देता हूं, आर्टिकल 75, और ये इस तरह से लिखा गया है। ठीक है ना, 75(1) तो था ही कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा, लेकिन ये 91वें संविधान संशोधन 2003 से ये व्यवस्था की गई मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित करते हुए, और ये कहा गया कि लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका अधिकतम 15% ही जो है वो मंत्री बनाए जा सकेंगे, और इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, मैं लिख देता हूं, प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या। ठीक है, तो प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल है, और ये आर्टिकल 75 सेक्शन 1A, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं हिंदी में भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सी राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 204 है, कथन भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से 14 अवसरों पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का प्रयोग करते हुए राय मांगी गई है। देखिए क्या है, पहले इसको देखते हैं। आर्टिकल 143 के अंतर्गत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ये क्या है? अनुच्छेद 143 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शकारी क्षेत्राधिकार है ना, परामर्शकारी क्षेत्राधिकार, यानी कि संविधान का, विधि का, तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न जिसमें विशेष स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को मामला निर्देशित करते हैं, संदर्भित करते हैं। चूंकि मामला संदर्भित किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से राय प्राप्त करने के लिए, इसलिए इसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है आर्टिकल 143, और सर्वोच्च न्यायालय उस संबंध में सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि 143 का एक अपवाद है कि ऐसे जो संधियां, करार, प्रसंविदा और सनद इत्यादि जो कि संविधान लागू होने से पूर्व किए गए थे, उनके संबंध में यदि मामला संदर्भित किया जाता है, क्योंकि वो अनुच्छेद 131 के परंतुक में भी लिखा गया, वहां प्रोविजियो में भी लिखी गई लाइन, तो वहां पर फिर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो जो मांगी गई राय है उसको देने के लिए वहां वो अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, लेकिन साधारणतः ये आर्टिकल 143 का सेक्शन 1 जो है उसके अंतर्गत जो इस प्रकार की राय मांगी जाती है, उस राय को देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति इस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन ये साधारणता, ये बहुत एक महत्वपूर्ण उपाय है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से 14 अवसरों पर, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि 15 अवसरों पर मांगी गई है राय। ठीक है, तो इसमें कथन गलत परंतु कारण सही है। और मैंने जो कुछ महत्वपूर्ण किताबों का संकलन करते हुए जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन किताब लिखी, जिसका भी 2nd एडिशन आ चुका है, अच्छा लोकप्रिय हो रहा है, आप सभी पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक सूचना दी है, ये वहाँ से ये हमने पेज लिया है और आप पढ़ लीजिएगा। इसमें वो 15 मामले दिए गए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ, हाँ ये देखिए 15 मामले यहाँ दिए गए हैं 1 से लेकर के, और ये 15 तक मामले हैं जहाँ राय प्राप्त करने के लिए मामला संदर्भित किया गया। तो कुल 15 बार जो है ऐसी राय मांगी गई है। ठीक है, तो कुल 15 है, और ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, अच्छा रहेगा। और उसके बाद हम
ये डी आ गया इसमें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 205 है, सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से, अनुमोदन होता है सहमति, अप्रूवल बोलते हैं, अपनी प्रक्रिया के विनियमन, रेगुलेशन फॉर द प्रोसीजर के लिए आवश्यक नियम बनाने की शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद का विषय है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ये भी अनुच्छेद 145 है। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला आना है, ठीक है, उस पर विचार करना है सर्वोच्च न्यायालय को, संविधान की व्याख्या से रिलेटेड, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से जो राय मांगी गई है, सर्वोच्च न्यायालय को उस विषय पर राय देनी है, तो वहां कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच जो है इस पर कार्य करती है, और यह विषय भी आर्टिकल 145 के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, संवैधानिक पीठ का भी संदर्भ इसी में आता है, मैं लिख देता हूं, संवैधानिक पीठ यानी कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच भी है ना, ये इसी में शामिल है, ठीक है। कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच, संवैधानिक पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसको बोलते हैं, ये आर्टिकल 145 में ही शामिल होता है, ठीक है साहब। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब। 206 नंबर है, कथन राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। देखिए आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी होता है, न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है, बिल्कुल, क्योंकि कूपरवाद में निर्धारित हुआ था, कूपरवाद में, कि भाई अध्यादेश अगर सही उद्देश्यों के लिए जारी नहीं किया गया है और केवल संसद का सत्रावसान होने तक का विचार का समय देखा और जैसी सत्रावसान हुआ और तुरंत अध्यादेश जारी कर दिया, अध्यादेश केवल इसलिए जारी हुआ है कि संसद में उस विषय पर होने वाली बहस से बचा जा सके, ऐसा अगर लग रहा है तो फिर उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो बिल्कुल ठीक है कथन तो। और राष्ट्रपति का अध्यादेश विधायी शक्ति है, बिल्कुल, आर्टिकल 123 में लिखा है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। तो ये एक विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की, बिल्कुल ठीक है, कारण भी, लेकिन क्षैतिज संबंध नहीं है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन उसका अलग संदर्भ में है, केवल विधायी शक्ति इसलिए नहीं होता है, कार्यपालिका शक्ति का भी होता है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक शक्ति का भी न्यायिक पुनरावलोकन होता है। तो कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है ना। तो बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ, है ना, शपथ बोलते हैं या प्रतिज्ञान बोल देते हैं, ओथ और अफर्मेशन, ठीक है। और ये अनुच्छेद 60 का विषय है, तीसरी अनुसूची में नहीं दी गई है ये शपथ, ये आर्टिकल 60 का विषय है। और इसमें किस शब्द का समावेशन है, प्रिजर्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए इसमें लिखा गया संविधान और विधि का परिरक्षण, है ना, शब्द मिलता है, संविधान और विधि का परिरक्षण, संविधान का संरक्षण, संविधान का प्रतिरक्षण और उपरोक्त सभी। तो प्रिजर्व है, प्रोटेक्ट है और डिफेंड है ना, संविधान और विधि, ये दोनों शब्द मिलते हैं। मैं लिख देता हूं, वैसे बेसिकली जो शब्द पेपर में पूछता है वो संविधान से रिलेटेड पूछता है, लेकिन यहां हम अगर वो देखेंगे पूरा शब्द जो है वो है संविधान और विधि का परिरक्षण, प्रिजर्व, संविधान और विधि का संरक्षण, ठीक है, और संविधान और विधि का प्रतिरक्षण, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। तो इसमें उपरोक्त सभी है, ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये शपथ है, शपथ का प्रारूप बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 208 है, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से किसके द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और यदि वो उस समय उपस्थित नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध न्यायाधीश हैं उनमें से जो ज्येष्ठ न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा यह शपथ ग्रहण कराई जाती है। ये भी अनुच्छेद 60 का ही विषय है, ठीक है, वहीं लिखा गया है, आर्टिकल 60 का ये विषय है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें। फिर क्वेश्चन नंबर 209 में आते हैं, कथन है भारतीय संविधान उपराष्ट्रपति पद के लिए अलग से वेतन भत्ते का प्रावधान नहीं करता। देखिए क्या होता है ना, मैं यहां एक ये बना देता हूं, आपको ध्यान रहेगा हमेशा, उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन, ठीक है, फिर उपराष्ट्रपति के रूप में ही शपथ ग्रहण, फिर राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य और राज्यसभा के पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो रूप में वेतन भत्ते, ठीक है।
ये ध्यान रखेंगे, है ना। देखिए क्या होता है, निर्वाचन तो उपराष्ट्रपति के रूप में होता है, शपथ भी उपराष्ट्रपति के रूप में ग्रहण करते हैं। अब शपथ में क्या बोलते हैं कि उपराष्ट्रपति पद से जुड़े हुए कर्तव्यों का संपादन करेंगे, और उपराष्ट्रपति पद के कर्तव्य कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से नहीं लिखे गए, लिखा गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो यहां तक तो व्यवस्था उपराष्ट्रपति के रूप में हो गई। कार्य जैसे वो करेंगे, कार्य करने लगेंगे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। ध्यान दीजिए जो बात मैं बोल रहा हूं, पदेन सभापति के रूप में कार्य किस शपथ से करेंगे, उपराष्ट्रपति की शपथ से। उपराष्ट्रपति की शपथ में क्या लिखा गया, किसी भी शपथ में क्या सामान्यतः क्या बात लिखी जाती है कि भाई पद से जुड़े कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे। तो उपराष्ट्रपति पद के कर्तव्य क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से दिए नहीं गए, लेकिन क्या कहा गया, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो पदेन सभापति होते हुए वो राज्यसभा की जो सभापतित्व या उसके अध्यक्षता जुड़े कर्तव्य करते हैं। तो उन कर्तव्यों को संपादित करने के लिए उनको वेतन मिलेगा। तो वेतन किस रूप में मिलेगा उनको, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, क्योंकि कार्य के लिए वेतन मिलता है। तो कार्य उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं करते हैं, कार्य करते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, ना। इस थीम को समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कार्य वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं करते, राज्यसभा के पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो के रूप में करते हैं। इसलिए उनको जो वेतनमान मिलेगा, वेतन भत्ता, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में प्राप्त होगा। और ध्यान रखिए, उनको प्राप्त होने वाला जो वेतन भत्ते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष को मिलने वाले वेतन भत्तों के समकक्ष होंगे, ठीक है। क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष भी लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, उनसे रिलेटेड जो कार्यों के लिए उनको वेतन भत्ता, और राज्यसभा के पदेन सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता, राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं, इसलिए इनका वेतन भत्ता तो दोनों का समकक्ष होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है। अब देखते हैं, भारतीय संविधान उपराष्ट्रपति पद के लिए अलग से वेतन भत्ते का प्रावधान नहीं करता, बिल्कुल ठीक है। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में शपथ ग्रहण करता है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। देखें आगे की स्लाइड में क्या लिखा है हमने, भारतीय संविधान उपराष्ट्रपति पद के लिए अलग से वेतन भत्ते का प्रावधान नहीं करता, बिल्कुल ठीक है ना। ये इससे आंसर निकल रहा है ये, तो ये तो कथन तो ठीक हो गया। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में शपथ ग्रहण करता है, ये उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो कारण है ये गलत हो गया। तो कथन सही परंतु कारण गलत, ठीक है। एक बार और पढ़ लीजिए, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसलिए 3 बार पढ़ा रहा हूं इसको, है ना। भारतीय संविधान उपराष्ट्रपति पद के लिए अलग से वेतन भत्ते का प्रावधान नहीं करता, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कोई कार्य नहीं रखे गए हैं, कार्य नहीं तो वेतन नहीं। उपराष्ट्रपति का कार्य क्या, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, तो वेतन भी किस रूप में मिलेगा, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। इसलिए उपराष्ट्रपति पद के लिए अलग से वेतन भत्ते का प्रावधान नहीं करता, बिल्कुल ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में शपथ ग्रहण करता है, कार्य वो भले राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में करता है, लेकिन निर्वाचित तो उपराष्ट्रपति के रूप में होता है। तो जिस रूप में निर्वाचित हुआ है, शपथ उस रूप में करी जाएगी। तो उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करता है। शपथ में बोला जाता है कि साहब उपराष्ट्रपति पद से जुड़े हुए कर्तव्यों का संपादन करेंगे। कर्तव्य क्या लिखे गए, राज्यसभा के पदेन सभापति के, ठीक है। तो इसलिए भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में शपथ ग्रहण करता है। ये यहाँ कारण गलत है, तो कथन सही परंतु कारण गलत। आज की क्लास का समापन क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 210। कथन, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री, है ना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पद का प्रावधान नहीं किया गया, बिल्कुल ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में शाब्दिक रूप से उप प्रधानमंत्री शब्द नहीं है, राष्ट्रपति शब्द है, प्रधानमंत्री शब्द है, उपराष्ट्रपति शब्द है, मंत्रिपरिषद शब्द है, ठीक है, लेकिन उप प्रधानमंत्री शब्द नहीं दिया गया, बिल्कुल ठीक है। मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम सदस्य को ही उप प्रधानमंत्री का पद दिया था, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए उप प्रधानमंत्री का पद मूल रूप से राजनीतिक कारणों से दिए जाने का एक अभी तक का एक लंबा इतिहास रहा है। जब फैक्ट हम देखेंगे, मैं आने वाले जो दिनों में प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहां एक सारणी में दे दूंगा जिसमें किन प्रधानमंत्री के समय किन व्यक्ति ने उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, एक लिस्ट है उसकी, वो रट लीजिएगा, पेपर में आ जाता है फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री की सूची है, वो देख लीजिएगा। उस समय कौन सी लोकसभा थी ये भी मैं दे दूंगा, तो थोड़ा सा रट लेंगे, सही रहेगा। तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान नहीं किया गया, तो ये तो कथन ठीक है। मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम सदस्य को प्रधानमंत्री का पद दिया था, नहीं ऐसा कोई जो है हमेशा का कोई रूल नहीं है ये चीज, ठीक है। तो कारण जो है इसमें गलत है, तो कथन सही परंतु कारण गलत, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज की भी क्लास का शानदार तरीके से समापन हमने किया है। और अभी रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उस पर हमारे जो कोर्सेज हैं उस पर लगभग 30% तक का डिस्काउंट चल रहा है। तो एप्लीकेशन पे आप सर्च कर सकते हैं, जो भी कोर्सेज आपकी रुचि और आपके आवश्यकता के अकॉर्डिंग है उसको चुन सकते हैं, ठीक है। स्कूल लेक्चर का जो कोर्स है, कंप्लीट कोर्स, मॉड्यूल कोर्स, और RES का कोर्स है, पॉलिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमने शामिल कर रखी हैं। तो अभी 4 दिन का 30 अगस्त से 2 सितंबर तक का सभी कोर्सेज पे हमारी टीम के द्वारा 30% तक का डिस्काउंट जो है वहाँ दिया जा रहा है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये मेरी किताब का संदर्भ है, ठीक है। तो मिलता हूँ आप सभी विद्यार्थियों से कल क्लास नंबर 15 में, और संभवतः देखते हैं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के कुछ और क्वेश्चन होंगे, और फिर हम सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, ठीक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब सकारात्मक बने रहिए,
खूब खुश रहिए। मिलता हूं, नमस्कार, धन्यवाद।